हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आप सभी का जेडीआईएस एकेडमी में वेलकम है। एज यू नो दैट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वी विल लर्न द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस एंड एडिटोरियल एनालिसिस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। तो हम लोग जो द हिंदू का करंट अफेयर का आर्टिकल्स होता है उसको हम लोग प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए डेली रिव्यू करते हैं, डेली उसको रीड करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पर जो भी हम रीड कराते हैं, टीच कराते हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस में लेते होंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने अपने आर्टिकल्स पर चलते हैं। और आज जो आर्टिकल आया है वो दूसरे ढंग का आर्टिकल आया है। दो तीन आर्टिकल्स हैं काम के। एक आर्टिकल आया है वो पिछले एक वीक से लगातार आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी को लेकर के, जो अभी हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा एक विवाद खड़ा किया गया। तो उसकी पंक्चुअलिटी को लेकर के आया है, संवैधानिक महत्व को लेकर के आया है, समयबद्धता को लेकर के आया है। ये आर्टिकल में कोई खास नहीं है क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से लगातार ये आर्टिकल आ रहा है। और ये आर्टिकल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा गया है। बाकी सारी की सारी बातें वही पुरानी आर्टिकल वाली डिस्क्राइब की गई हैं। और इसमें जो भी बातें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब पिछले आर्टिकल्स में व्याख्यायित की जा चुकी है। इसलिए आप लोग वीडियो में, जो चैनल पर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें से सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। वही सारी बातें रिपीट की गई हैं। इसको लंबा खींचने का कोई प्रॉफिट नहीं है। तो लेकिन इसमें जो एक्सटर्नल बातें आई हैं उसका पूरा मेंशन मैं कर दे रहा हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी। तो ये जो है संवैधानिक पंक्चुअलिटी को लेकर के बात कर रहे हैं। जो संवैधानिक समयबद्धता होती है उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के उसके महत्व की बात की जा रही है। इसमें हुआ क्या था कि अभी हाल ही में तमिलनाडु की जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव जो तमिलनाडु विधानसभा था, उसके द्वारा राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव दिया गया या प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होता है, उसके द्वारा अगर कोई बिल पारित हो रहा है तो राज्यपाल एक अनिश्चित काल के लिए लेकर के नहीं बैठ सकता और उस पर एक समय के अंतर्गत उसको बिल को जो है असेंबली में पुनः वापस कर दे, विचार के लिए उसको पारित कर दे। उस पर कहने का मतलब यह था कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद मिलकर के यह निर्णय लें और राज्यपाल को यह गाइड करें कि राज्यपाल उस बिल पर जो है समयबद्धता तरीके से बिल को पारित कराने में मदद करें। लेकिन हुआ क्या था कि राज्यपाल ने अभी पिछले महीने अप्रैल में जो है पब्लिकली एड्रेस किया था कि राज्यपाल के विवेकाधिकार है कि अगर उसको कोई बिल लगता है कि यह बिल पारित होने के योग्य नहीं है या इस बिल में कुछ कमी है तो वह उस बिल को भेज सकता है, संसद भेज सकता है उस असेंबली में पुनः विचार के लिए, उसको रोक सकता है, हेल्ड कर सकता है, उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है, उस पर अपना विवेकाधिकार प्रयोग कर सकता है या राज्यपाल को विवेकाधिकार है। तो इसी बात को लेकर के बहुत बहस छिड़ी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके राज्यपाल उस पर अपना निर्णय त्वरित प्रदान करे, उसको अनिश्चित काल तक के लिए लेकर के बैठे नहीं। यह संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है, संवैधानिक रूप से राज्यपाल को यह प्रावधान नहीं दिया गया है और इसका जो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर रहा है यह अपरिहार्य है, यह उचित नहीं है। तो इसी संबंध में जो है इट वुड बे मतलब कि इसी संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्किटेक्टर थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इन सब बातों पर बाकायदा संविधान सभा में बहस की गई थी और संविधान निर्माता द्वारा इसका खाका खींचा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीवरी जो मैकेनिज्म होता है, इसको बाकायदा इसका प्रारूप डिजाइन किया गया था कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह असेंबली के द्वारा जो बिल पारित किया जाता है, उस पर कानून बनाने के लिए राज्यपाल को भेजा जाता है, वो अनिश्चित काल तक के लिए लेकर के बैठ जाए। तो यही बात पूरी की पूरी आर्टिकल में कही जा रही है। फिर इसमें आर्टिकल 200 जो है बार बार जो पूछा जाता है, आर्टिकल 200 की बात कही जा रही है कि आर्टिकल 200 में जो गवर्नर के विषय में जो कही गई है कि आज वह एक प्रश्न खड़ा कर रहा है, लिमिट द ऑप्शन बिफोर द गवर्नर टू, मतलब उसमें जो गवर्नर के लिए बात कही गई है कि गवर्नर बिल पर अपना समर्थन दे सकता है लेजिस्लेटर के द्वारा, लेजिस्लेटर को, आर विथहोल्ड अथवा उस पर अपना जो समर्थन है उसको रोक सकता है, आर रिजर्वेबल
उसको फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए उस बिल को रोक सकता है। द नब ऑफ द इशू, जो ये मुद्दा है, इसके बाद द नब ऑफ द इशू दैट गवर्नर हैव रॉन्गली अंडरस्टूड द फंक्शन टू ग्रांट एसेंट टू हैव इंडोड देम विद द सम डिस्क्रिमिनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह जो मुद्दा है गवर्नर को कि वह अपना जो विवेकाधिकार है बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक कर के लेकर के बैठ जाता है, यह बहुत ही गलत तरीका है और यह उसका जो विवेकाधिकार का उत्तरदायित्व है, विवेकाधिकार का जो प्रयोग है, यह उनकी गलत समझ के कारण है। ऐसा नहीं है। यह बात संविधान सभा में डायरेक्टली कही गई थी और इस पर बाकायदा बहस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा कि राज्यपाल इस बिल ऐसा नहीं कर सकता। द ओरिजिनल ड्राफ्ट जो आर्टिकल 175 में किया गया था वो मूव किया गया था इसी मुद्दे को लेकर के 1949 में डिस्कशन के लिए, और उसमें प्रोवाइड किया गया था कि जो लेजिस्लेटर के द्वारा बिल पारित हो जा रहा है और वह अगर पारित हो जा रहा है तो गवर्नर उस पर अपना जो विवेकाधिकार है उसका प्रयोग नहीं कर सकता। उस पर केवल और केवल जो है अगर वो राज्यपाल के पास बिल जा रहा है, संसद नहीं, जो विधानसभा है, विधानसभा से पारित होने के बाद अगर वह राज्यपाल के पास बिल जा रहा है तो राज्यपाल केवल और केवल रिक्वेस्ट कर सकता है हाउस को उस बिल पर कंसिडरेशन करने के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए कि आप इस बिल पर पुनः विचार कीजिए। बस इससे ज़्यादा राज्यपाल को कोई वो विवेकाधिकार नहीं है। लेकिन जब इस आर्टिकल को यानी 175 को, आर्टिकल 175 को संविधान में 30 जुलाई 1949 को भेजा गया अमेंडमेंट के लिए, संशोधन के लिए, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि कैन बी नो रूम, मतलब कोई भी स्पेस नहीं है गवर्नर के लिए एक्टिंग ऑन डिस्क्रेशन, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए गवर्नर को कोई स्पेस नहीं है, कोई रूम नहीं है। एंड रिकमेंडेड रिमूविंग द फ्रेज द गवर्नर इन हिज डिस्क्रेशन, मतलब कह रहे हैं कि राज्यपाल जो अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करके अनिश्चित काल तक के लिए बिल को रोक लेता है उसको कोई भी अधिकार नहीं है, उस पर कोई जगह ही नहीं है। और इसीलिए जो यह आर्टिकल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया और लागू किया गया पूरा बहुत विस्तृत तरीके से कि राज्यपाल के विवेकाधिकार का प्रयोग कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक नहीं हो सकता, इस पर बाकायदा बहस की गई और इसको ये कहा गया कि ये राज्यपाल के विवेकाधिकार के अधीन नहीं है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में निर्णय गया 1974 में शमशेर सिंह बनाम अनवर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में, जहां पर गवर्नर के जो विवेकाधिकार हैं उनकी समय सीमा तय की गई। गवर्नर का जो विवेकाधिकार है वो मैक्सिमम समय के अंतर्गत हो, वही बिल को रोकने के संबंध में। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट पुनः कथित तौर पर यह कहता है कि गवर्नर केवल और केवल बिल पर सहायता दे सकता है, बिल को समर्थन दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद हो सकते हैं उस पर अपनी सलाह दे सकता है, उसको रोकने का अधिकार इनके पास नहीं है। इनका विवेकाधिकार वहाँ पर वर्क नहीं करेगा और ये इस तरीके का जो वर्क है बिल को रोकने का वह राज्यपाल के द्वारा सर्वथा उचित है, उसको नहीं किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद वही सारी बातें इनका निकल करके आती हैं कि ये जो है पुनः संविधान में एक बहस खड़ा कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है टाइम बाउंड को लेकर के। उसमें इन्होंने कुछ देशों का उदाहरण दिया, जैसे 1708 ईस्वी के बाद से जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर किसी बिल को रोका ही नहीं गया। फिर वहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह जो बिल को रोकने की बात है, 10 दिन में अगर प्रेसिडेंट उस पर अपना समर्थन नहीं देता है, वीटो नहीं देता है, और फिर प्रेसिडेंट जो है अगर उस पर अपना साइन नहीं करता है तो इस दिन के बाद से वह बिल जो है ऑटोमेटिक रूप से कानून का रूप ले लेता है। तो वहाँ पर टाइम बाउंड है, 10 दिन में आपको जो करना है करिए, 10 दिन के बाद वह बिल खुद ही कानून का रूप ले लेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप आपकी कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर इसके बाद यही बात निकल करके जाती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है आर्टिकल 200 को लेकर के, फिर जो तेलंगाना में गवर्नर थे सुंदरराजन जी, उनका जो केस डिस्पोज हुआ था कि उन्होंने भी कुछ बिल को रोक दिया था। और
वो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज किया आर्टिकल 200 को, तो उन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द presentation of the bill held significant constitutional content and the governor should necessarily bear this in mind। तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है बिल को भेजा जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट जो बिल को पारित करने की प्रक्रिया है, भेजने की प्रक्रिया है, उसको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी भेजा जाना चाहिए। और गवर्नर को अपने माइंड में इस बात को अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसका यहाँ पर जो संवैधानिक कंटेंट है उसमें उसका महत्व है, और उस पर जो राज्यपाल का डिस्क्रिमिनेट होता है, जो विवेकाधिकार है, वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, और राज्यपाल का विवेकाधिकार यहाँ पर शून्य है। फिर इसके बाद इसी बात को लेकर के ये आगे कहते हैं कि गवर्नर का जो एक्सरसाइज पावर है अंडर आर्टिकल 200 के अंतर्गत, वो एक टाइम बाउंड में होना चाहिए। पहली चीज़ कि उसका जो है क्वासी ज्यूडिशल ट्रिब्यूनल के द्वारा 10वीं जो अनुसूची दी गई है उसका एक निश्चित फ्रेमवर्क होना चाहिए, और अवॉइड किया जाना चाहिए अननेसेसरी डिलेज को। तो जो अननेसेसरी डिले होता है, जो अनावश्यक रूप से देरी किया जाता है बिल को लेकर के, उसको नहीं करना चाहिए, और इस पर एक क्वासी ज्यूडिशल ट्रिब्यूनल बैठना चाहिए, और वो उससे जो कंसेंसस होता है, जो सहमति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, वो यहाँ पर लागू होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम देना चाहिए। मतलब एक स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम के अंतर्गत उसको पारित करना चाहिए। ओनली सच एन अप्रोच विल एडवांस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड सेफगार्ड द विल ऑफ द पीपल एक्सरसाइज थ्रू द लेजिस्लेटर। यह जो जनता चुन करके राज्य सरकार को भेजती है, और जनता के फेवर में जो बिल आता है वह जनता का सम्मान है, और इस तरीके से आप अगर बिल को रोक लेते हैं तो जनता जो है, जनता का इसमें अहित है, सम्मान नहीं है। इसलिए जो है आपको ऐसा अप्रोच रखना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम लानी होगी कि जो जनता का जो बिल है और किसके माध्यम से पारित हो रहा है, लेजिस्लेटर के थ्रू, वह सेफ होना चाहिए। उसको जो है आप रिगार्ड तरीके से करिए और एक समयबद्ध तरीके से करिए, और यह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्वासी ज्यूडिशल ट्रिब्यूनल के द्वारा, और जो संविधानविद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसके द्वारा इसको करना चाहिए। और एक टाइम फ्रेमवर्क दे देना चाहिए कि आप इतने समय से ज़्यादा अगर बिल को अनिश्चित काल तक के लिए लेकर बैठ जाते हैं तो बिल स्वतः ही पारित हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जो मुद्दे हैं संविधान में, वो बार बार लेकर के आते हैं, कभी तेलंगाना के, तो कभी तमिलनाडु के, तो कभी कहीं के, कहीं किसी स्टेट करके। तो ऐसे में क्या होता है कि जनता का जो भरोसा होता है, जनता की जो इच्छा होती है, वो टूट जाती है, उससे भरोसा उठ जाता है, और एक तरीके से जो जनता के लिए संविधान निर्मित हुआ है और जनता के द्वारा जो बनाया गया है संविधान, उस पर खरा नहीं उतरेगा। संविधान जनता के लिए है, और जनता ही सरकार को चुन करके संसद और विधानसभा में भेजती है, और यहाँ पर जनता का सम्मान होना चाहिए। इसलिए बिल को रोकने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही बिल पारित होना चाहिए। उस पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो कि अनिश्चित काल तक के लिए राज्यपाल लेकर के बिल को बैठ जाए। ये आपका पूरा का पूरा फिर से मैंने नए तरीके से आपको पूरा का पूरा इसको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी क्या है। अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल की समयबद्धता होती है, क्या राज्यपाल उस पर जो है अपना निर्णय दे सकता है? क्या राज्यपाल उसको लेकर के अपना कोई समाधान दे सकता है? फिर इसके बाद आता है द स्क्रिप्ट एंड ट्रैक्ट ऑफ अ मास्टर स्टोरीटेलर। इस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं है, फिल्म से रिलेटेड है। यहाँ पर मनोरंजन कर लगाने की बात कही गई है। तमिलनाडु, यहाँ पर लेवी टैक्स आंध्र प्रदेश में डिसाइड किया गया था, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। फिर यहाँ पर एक आर्टिकल आता है पॉलिटिकल रिमिशन को लेकर के। यह इम्पॉर्टेंट तो उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस पर चर्चा करने के लिए मैं कह दे रहा हूँ, क्योंकि यह एक प्रश्न उठाता है, प्रश्न खड़ा करता है
हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर के, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो अगेंस्ट जुडिशियल सिस्टम है उसको लेकर के, और सरकार के निर्णय को लेकर के। हुआ क्या था कि इसमें बिहार गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 2 महीने पहले जो है एक वहाँ के एमपी हैं आनंद मोहन सिंह, उनको छोड़ने का, जो उनको वो जेल में थे, आजीवन सज़ा काट रहे थे, और उनको मुक्त करने के लिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया। और यह बिहार सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया था पॉलिटिकल रूप से बहुत ही गलत है, अनुचित है, और ये पॉलिटिकल गलत का संकेत दे रहा है कि राजनीतिक रूप से अपरिहार्य है, अनुचित है, इसका वो संकेत दे रहा है। और फिर इसके बाद एट द टाइम ऑफ हिज रिलीज़, मतलब उनके जो समय पर रिलीज करने की बात कही गई है कि ये पहले एमपी थे जो अपने पुत्र की शादी में पैरोल पर गए थे और ये आजीवन कारावास काट रहे थे। फिर इनको जो है गोपालगंज के मजिस्ट्रेट थे, युवा मजिस्ट्रेट थे जी कृष्णन, तो उनकी इन्होंने दिसंबर 1994 में मर्डर करा दिया था। तो यहाँ पर ये पुलिस मुठभेड़ से बदला लेने के लिए वहाँ पर भीड़ ने उनका मर्डर कर दिया था, और इन्हीं के समर्थन से ऐसा हुआ था। और ये जो शेड्यूल कास्ट के सिविल सर्वेंट थे, ये भूमिहीन सिविल सर्वेंट थे शेड्यूल कास्ट के, और इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इससे जो है इनके लोगों को लाभ मिला, जो आनंद मोहन सिंह हैं उनके लोगों को लाभ मिला। और फिर 10 अप्रैल को सरकार ने जो बिहार की जेल है, प्रिजनल मैनू, जो बिहार जिला जेल है, वहाँ पर 10 अप्रैल को 2012 में इनको रिमूव कराने के लिए बात कही गई कि जो मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, ये जो पब्लिक सर्वेंट की जो मर्डर की लाइन लिखी गई है उसमें बिहार की गवर्नमेंट ने जेल मैनुअल में ही बदलाव कर दिया। दैट इज़ टू रॉन्ग, ये बहुत ही गलत है, किसी भी सरकार के द्वारा बहुत गलत है, और यह कैन नॉट बी कंसिडर्ड, यह मानने के लिए, यह जो है स्वीकार करने के लिए स्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि आप किसी कैदी को छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में ही बदलाव कर दें कि जो यहाँ पर हत्या की लाइन लिखी गई है वह उसको ही हटा दें। और इन्हीं के साथ साथ जो पटना की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट थी 2007 में, उन्होंने इनको पनिश किया था, मृत्युदंड को पनिश किया था, और फिर मृत्युदंड विच वाज जुडिशली कम्यूटेड टू लाइफ साइंस, तो मृत्युदंड से इनको जो है आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। फिर इसके बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा जेल मैनुअल में बदलाव किया गया, दैट टुकलिंग ऑफ द रूल वाज फॉलोड अप विथ अनदर नोटिफिकेशन ऑर्डरिंग द रिलीज ऑफ 27 प्रिजन्स। जेल मैनुअल में बदलाव करके केवल आनंद मोहन सिंह को ही नहीं बल्कि इनकी तरीके 27 कैदी और थे जो 14 साल की अपनी सजा काट चुके थे, उनको भी छुड़वा दिया गया, और उनके लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आनंद मोहन सिंह को भी छुड़वा लेंगे। तो यह जो है बहुत ही गलत बात है, बिहार सरकार के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पहली चीज़ कि इसका जो बैड इफेक्ट पड़ेगा वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर पड़ेगा, और जो हमारी कहीं न कहीं कार्यपालिका की जो कार्य प्रणाली है, जो जुडिशरी सिस्टम्स है, कि अगर किसी नेता के द्वारा या फिर उनके समर्थकों के द्वारा किसी सिविल सर्वेंट की हत्या हो जा रही है, हत्या कर दी जा रही है, तो उस पर हमारा न्याय कहाँ चला जाता है, उस पर वो शांत क्यों है, उस पर वो चुप क्यों है। तो क्या ऐसे हत्याओं को राजनीतिक बल मिलता है या सपोर्ट मिलता है, तो इस तरीके की हत्याएं क्यों, पहली चीज़ तो इस तरीके की हत्याएं जो की जाती हैं उनका सपोर्ट क्यों किया जाता है, उनको सपोर्ट में बचाया क्यों जाता है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन उनको बचाने के लिए जेल मैनुअल में ही बदलाव कर दिया गया, ये बहुत ही गलत बात है। हालांकि इस मुद्दे को जो वहाँ के सिविल सर्वेंट की वाइफ थी उमा कृष्णा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील किया है इस बात को लेकर के। ये थोड़ी सी जो है सकारात्मक बात आती है कि बिहार सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जो कृष्णा की पत्नी थी उमा कृष्णा जी, उनके खिलाफ उनका जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील ले जाने की बात कही है इस निर्णय को। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर अब हस्तक्षेप करेगा, तो बात निकल करके सामने आएगी इस पर क्या निर्णय होगा क्या निर्णय नहीं होगा। लेकिन ये जो गुड गवर्नेंस की बात की जाती है,
प्रिंसिपल जो गुड गवर्नेंस का दिया जाता है, यह बहुत ही गलत बात है। यह गुड गवर्नेंस ऐसे कंडीशंस में लागू नहीं हो सकता। और बिहार में अगर ये सब लागू हो रहा है तो बिहार के अलावा अदर स्टेट में भी यह मैसेज जाएगा, अदर स्टेट भी उस नियम का पालन करेंगे, उस रूल को फॉलो करेंगे जिस नियम को ये फॉलो कर रहा है। तो ऐसा एक एक करके अदर स्टेट में भी जाएगा। तो इस हिसाब से गुड गवर्नेंस की बात ही नहीं आती। पहला जो बैड इफेक्ट है गुड गवर्नेंस गया, दूसरा जो कंडक्ट होता है जुडिशरी सिस्टम का वो गया, तीसरा जो पॉलिटिकल कार्यप्रणाली है जनता में विश्वास को लेकर के वो गया, चौथा इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो कि सिविल सर्वेंट में मनोबल टूटा, पांचवा पॉइंट है कि सिविल सेवक जो है कोई भी व्यक्ति हो अगर वो एक खुला निर्णय तब तक नहीं ले सकता जब तक वह पूरी तरीके से स्वतंत्र ना हो। तो इस तरीके से सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं उनके कार्य प्रणाली में ये प्रश्न उठा रहा है कि वो अब ऐसे निर्णय लेने से बचेंगे जिसमें उनकी जान की बनाई हो, जिसमें उनको जान पर खतरा हो, तो ऐसे निर्णय लेने से वो बच जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न ये खड़ा कर रहा है। तो इस हिसाब से यह बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये है बाइंग टाइम। देखिए ये क्या है कि ये फाइनेंशियल आर्टिकल है, भारतीय वित्तीय बाजार की विश्वसनीयता को लेकर के है। इसमें क्या किया गया है, वैसे तो ये आर्टिकल बहुत पेचीदा आर्टिकल है, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें है क्या कि जो हिंडनबर्ग ग्रुप था उन्होंने अभी मुश्किल से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई थी वो ख़त्म हुई थी और उसमें हिंडनबर्ग के द्वारा जो हिंडनबर्ग ग्रुप है उसके द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर यह आरोप लगाया गया। अब अडानी ग्रुप ने क्या काम किया था कि जो शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट की जो शर्तें हैं उस पर इन्होंने उसके प्राइस को लेकर के वायलेंस किया, उससे छेड़खानी की, उसमें इन्होंने एक तरीके से फाइनेंशियल जो है अपराध किया। ये आरोप लगाया गया जो है हिंडनबर्ग ग्रुप के द्वारा। और इस पर ये आरोप लगाने के साथ ही साथ सेबी जो है वो अनुसरण किया सुप्रीम कोर्ट में कि हमको 6 महीने से अधिक समय चाहिए इस पर जो है फाइनलाइज करने के लिए, और इस पर जो आरोप लगे हैं उस पर समस्त तथ्यों को पाने के लिए 6 महीने से अधिक समय चाहिए। अडानी ग्रुप ने क्या काम किया था कि स्टॉक मार्केट में जो है उसके प्राइस को लेकर के वहाँ पर फेरबदल किया था, धोखाधड़ी किया था और उसके प्राइस में जो है गलत कार्य किया था। यहाँ पर ब्लड बैथ लिखा है, ब्लड बैथ का मतलब होता है खून खराबा। तो यहाँ पर खून खराबा वो हिंसक खून खराबे से नहीं है, यहाँ पर फाइनेंशियल ब्लड बाथ है। फाइनेंशियल ब्लड बाथ का मतलब जो वित्तीय खून खराबा होता है, मतलब वित्तीय रूप से उसके प्राइस को घटाना बढ़ाना, उसके साथ गलत कार्य करना, जनता के साथ धोखाधड़ी करना, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके साथ धोखाधड़ी करना। तो ये सब बातें यहाँ पर ब्लड बाथ के रूप में आती हैं। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो जनवरी में आया और फिर इसके बाद कोर्ट में जो है उसमें पीआईएल पर रिस्पांस दिया और फिर कोर्ट के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी तैयार की गई इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसके पीछे के निहित कारणों को खोजने के लिए कि इन्वेस्टर का जो लॉसेस हुआ है और जो इरेगुलेटरी बनी है, जो रेगुलेटरी सिस्टम फेल हुआ है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो कोर्ट के द्वारा यह कमेटी गठित की गई कि जितनी जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इसको खोजिए, उसके पीछे के कारणों को खोजिए। फिर सेबी चीफ जो है कहते हैं कि हिडनबर्ग और अदानी लिंक के मुद्दे को कहते हैं कि द एलिफेंट इन द रूम। यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन आइडियम फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है द हिंदू के द्वारा, द एलिफेंट इन द रूम। एक विशाल हाथी एक कमरे में क्या घुस सकता है, तो वैसे जो विशाल हाथी की उपमा है यहाँ पर दी जा रही है अडानी ग्रुप के द्वारा, और रूम की जो गणना की जा रही है वो स्टॉक मार्केट है। तो अडानी के द्वारा स्टॉक मार्केट में आया गया और यह जो है कमेटी जो एसबीआई चीफ हैं, सेबी चीफ हैं, उनके द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी वो यह इंश्योर करने के लिए कि इसके पीछे जो सूचनाएं हैं, आवश्यक सूचनाएं हैं, वो निकल करके आए। फिर सेपरेटली कोर्ट ने रेगुलेट किया, कोर्ट ने वहाँ पर टास्क दिया, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है
उसको कि बहुत तीव्र तरीके से, स्पीडली तरीके से आप जो है जो वायलेंस हुआ है रेगुलेशंस का, पहली चीज़ कि उसको लाइए, जो वायलेंस है वो किस कारणों से हुआ, वायलेंस कितना हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे जो आवश्यक तथ्य हैं उसको खोजा जाए। और फिर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की जो शर्तें हैं, क्या उसका उल्लंघन हुआ है, क्या उनकी शर्तों का उल्लंघन हुआ है, ये भी कोर्ट ने टास्क दिया कमेटी को। फिर इसके बाद जो वहाँ पर रिलेटेड पार्टीज़ हैं जो मैनिपुलेट करती हैं स्टॉक प्राइसेस को, उसके हस्तांतरण को, क्या वो सभी फेल हो गई हैं। फिर द 2 मंथ डेडलाइन सेट फॉर सेबी के द्वारा जो डेडलाइन तय की गई वो 2 महीने की तय की गई, और एक्सपर्ट कमेटी को जिसके जो लीड कर रहे हैं पहले जो फार्मर कोर्ट जज है AM सेप्रेजी, उनका जो 2 मई को समापन है। फिर सेबी ने लास्ट मिनट में कहा कि प्ली फॉर मोर टाइम, हमको थोड़ा सा अपील करने के लिए और समय चाहिए और ये इफ़ेक्टिव तरीके से हम करेंगे। फिर यही सारी बातें निकल करके आती हैं कि ये जो है द रेगुलेटर हैज क्रिस्टलाइज्ड ए प्रीमा फेस, मतलब प्रथम दृष्टया तो ये है कि इसमें जो कुछ इशू सम्मिलित हैं, जैसे दर्जनों हस्तांतरण जो हुए हैं, वो पहली चीज़ की फाइनेंशियल अपराध की श्रेणी में आते हैं। जो वहाँ पर उनकी शर्तें हैं वो फ्रॉडगिरी तरीके से की गई हैं, वो ऐसा संभव है कि उसमें फ्रॉड हुआ हो, यही सारी बातें। फिर ये कह रहे हैं कि हमको जो है असाइनमेंट करने के लिए 15 महीने का समय चाहिए, जबकि ये हमको 6 महीने के लिए कहा गया है कि हम इसमें 6 महीने में सारे मुद्दे को सॉल्व करें। फिर इसकी जो जटिलता है, मतलब कि जो शेयर स्टॉक मार्केट की जो जटिलता है, उसमें हस्तांतरण को लेकर के, उसके शेयर मार्केट को लेकर के, इन सब में अच्छा खासा समय होना चाहिए उसके जांच करने के लिए कि इन्वेस्टर का। और फिर रेगुलेट अथॉरिटी जो वहाँ की इंडिपेंडेंट तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से कार्य करती है, फिर उसके कार्यप्रणाली को लेकर के, फिर इन्वेस्टर इंटरेस्ट को लेकर के, कुल मिलाकर के इसमें हमको समय चाहिए। और फिर सेबी अगर अपना रिपोर्ट कोर्ट में लेकर के जाती है, और अगर उसको जो है हिडेनबर्ग रिपोर्ट नवंबर तक आ जाती है, तो इन दोनों की रिपोर्ट के अलावा जो कार्यप्रणाली है, कम से कम 2 साल इसको लग जाएंगे कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ग्रुप। उस ग्रुप के खिलाफ इनको जांच करने के लिए कम से कम इनको 2 साल लगेंगे। 2 साल के बाद ही ये ऐसा कर सकते हैं। वेयर रॉन्ग डूइंग हैज़ बीन फाउंड इट नीड नॉट टेक 6 मंथ टू कन्फर्म देम। ये कह रहे हैं कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत पाया जाता है तो 6 मंथ में, 6 महीने की जो समय है उसमें हम ये कार्य करना बहुत मुश्किल हो सकता है, और ये कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो यही सारे बातें लेकर के आती हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है भारत का, उसमें इस तरीके से अगर आरोप लग रहे हैं, और सेबी का जो कार्य करने का वर्क है वो टाइम टेकन है। फिर इसके बाद यह पूरे भारतीय मार्केट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। यहाँ पर जो मेन निष्कर्ष है कि भारतीय इनके अडानी ग्रुप के द्वारा जो धोखाधड़ी की गई है, जो जनता के विश्वास के साथ, जो इन्वेस्टर्स के साथ ये मिसबिहेवियर किए हैं, इसकी अगर पूरी तरीके से एनालिसिस की जा रही है, जांच निकल के की जा रही है, और इसमें टाइम भी चाहिए, लेकिन यह जो कदम उठाया गया है, इसके संचालक को लेकर के, शासन को लेकर के, जनता की विश्वसनीयता को लेकर के, इन्वेस्टर की विश्वसनीयता को लेकर के, या भारतीय निवेशक बाजार या भारतीय निवेशकों के लिए को लेकर के, यह भारतीय बाजार के लिए बहुत बुरी खबर है। भारतीय वित्तीय बाजार के लिए यह ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बहुत बुरी खबर है। तो ये पूरा फाइनेंशियल आर्टिकल था अडानी ग्रुप की कार्यप्रणाली को लेकर के, इसका कोई मेंशन नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, द डेथ ऑफ अनदर नेहरूवियन आइडिया। ये देखिए, ये आर्टिकल हमको बहुत अच्छा लगा, ये आर्टिकल होना चाहिए, द डेथ ऑफ अनदर नेहरू आइडिया। तो ये क्या है कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल साइंस डे था 28 फरवरी को, और उसने ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ किया कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिटिकली अनाउंस्ड किया कि जो विज्ञान प्रसार है, अब जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी जो थी, अब वो नहीं रहेगी। अब उसको नीति आयोग के अंडर में उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के किया जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि पहले जो ऑटोनॉमस बॉडी थी, मतलब विज्ञान प्रसार जो एक स्वायत्त संस्था थी, अब उसकी कार्यप्रणाली का ढांचा जो है वो बदल दिया गया है। अब उसमें नीति आयोग के हवाले कर दिया गया है कि अब वो नीति आयोग के संरक्षण में, देख रेख में अपना कार्यभार करेगी। उसकी ऑटोनॉमिकता जो है वो ख़त्म हो रही है। अब वो यूनियन गवर्नमेंट के एक विंग के रूप में काम करेगी। तो यह अगर मेरा दृष्टिकोण या किसी का भी दृष्टिकोण हो, तो किसी भी, इनका कहना है कि किसी भी स्वायत्त संस्थान, विज्ञान प्रसार जैसी, जो विज्ञान प्रसार आया था वो 1989 में आया था, और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुत ही बेहतरीन वर्क इस पर किया गया था। ये पूरा का पूरा ये यहाँ से सूची दे रहे हैं कि यह समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए तरह तरह से संस्थानों के द्वारा चलाए गए। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने जो साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के वो प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। फिर इसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए एक बड़ा उम्मीद था, बहुत बड़ा वर्क था साइंस टेक्नोलॉजी। और फिर इसके बाद नेहरू ने सपोर्ट किया विज्ञान मंदिर को। इस तरीके से ये सब जो संस्थाएं थी, वो सब संस्थाएं फिर ऑल इंडिया रेडियो में, कृषि विज्ञान केंद्र में, फिर इसके बाद जो है डीएसटी में, तो जो भारत जन विज्ञान जथ है उसमें, फिर 1982 में टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में, फिर ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क में। ये सब जो संस्थाएं हैं फिर टीवी पर आई 1990 में, जो जिसमें इंक्लूड किया गया विज्ञान विधि को लेकर के, जिसमें 13 पार्ट रेडियो पर ऑलरेडी पहले से थे, और साइंस में जो है 16 लैंग्वेज आती थी। भारत की छाप 13 पार्ट टीवी सीरीज में, फिर हिस्ट्री साइंस ऑफ इंडिया, फिर मानव का विकास 144 पार्ट रेडियो सीरीज में आए, फिर ह्यूमन एवोल्यूशन 18 लैंग्वेज में आए, फिर क्यों और कैसे टीवी सीरीज में जो क्रिटिकल थिंकिंग आती थी उस पर। तो कहने का मतलब ये है कि नेहरू के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी कदम उठाए गए वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन थे। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्गत स्वायत्तता थी। और अगर किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी की स्वायत्तता हट जा रही है तो वो ऑटोनॉमस बॉडी की स्वायत्तता फिर वो वर्क करने के दायरे में नहीं रहती। आप फिर ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो आपने विज्ञान प्रसार की जो है स्वायत्तता को हटा दिया, और स्वायत्तता को हटा करके आपने उसे डीडी साइंस में मिला दिया, और डीडी साइंस में अब आप साइंस की बात नहीं कर रहे हो। अब आप अपना जो पार्टी का वर्क होता है, परीक्षा पे चर्चा, मिनिस्टर रिपब्लिक डे स्पीच, और जो क्या कहते हैं योगा आप कार्यक्रम चला रहे हो, अपना जो प्रोपोगंडा है वो ओटीटी साइंस चैनल पर लेकर के आ रहे हो। तो इससे साइंस का जो विकास है वो पहली चीज़ की तो वो तो गया। साइंस के क्षेत्र में जो स्वतंत्र रूप से सोचने और स्वतंत्र रूप से उसमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी, पूरे देश में छात्रों को एक मंच मिलता था, विज्ञान का आदान प्रदान होता था, विज्ञान का प्रसार होता था, पूरे देश में हर स्तर पर होता था, वो सब का सब गया। और भारत जैसे देश में ही नहीं, हर देश में विज्ञान की बहुत ज़रूरत है, और विज्ञान एक मेजर पार्ट है। और इसमें जो है आप विज्ञान विद्या भारती मंथन लेकर के आए हो, जिसमें एंशिएंट साइंस की बात करते हो, योगा की बात करते हो, और उसमें अपने पार्टी का प्रोपोगंडा करते हो परीक्षा मंथन पे। तो ये सब विज्ञान का विषय नहीं है। आप जो चैनल चला रहे थे, विज्ञान प्रसार की बात कर रहे थे, ऑटोनॉमस तरीके से वो सारी बातें कर रहे थे, तो वो उचित था। उसी तरीके से ये सब जो संस्थाएं होती हैं, ये सब जो इनका कार्य प्रणाली है, इनका कार्य करने का जो ऑटोनॉमस तरीके से है वो सर्वोपरि है। क्योंकि विज्ञान के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से सोचना, उस पर थिंकिंग करना ही सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है। अगर वो किसी बॉडी के अधीन कार्य करेगा तो उससे जो है बैड इफेक्ट जाएगा, उससे समाज लाभान्वित नहीं होगा, उससे विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा। ये बहुत बहुत रॉन्ग तरीका है कि किसी बॉडी को आप मर्ज कर दें, उसकी ऑटोनॉमस को ख़त्म कर दें। ऑटोनॉमस को ख़त्म कर रहे हैं लेकिन उसके कार्य प्रणाली को ही बदल दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये यहाँ पर जो है ये सारे आर्टिकल था। यहाँ पर देखिए पहला आप न्यूज़ एनालिसिस पे हम चलते हैं। यहाँ पर न्यूज़ एनालिसिस जो है, अनदर बैच ऑफ 186
इंडियन बैक होम फ्रॉम सूडान। अभी जो सूडान में स्ट्रगल चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, 186 लोग और आए भारत में। फिर है कि जापान टू ट्रेन 1000 इंडियन इंजीनियर्स फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अभी जो अहमदाबाद से मुंबई या मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की व्यवस्था है, उसमें जापान के द्वारा यह घोषणा की गई कि 1000 भारतीय इंजीनियर्स को बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए वो क्या करेगा, वो ट्रेनिंग करेगा कि 1000 भारतीय बुलेट ट्रेन के लिए कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, कैसे नहीं, उसमें जापान सहायता देगा। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है, ये जो इनैगुरल एशियन इंडिया मैट्रिन जो साउथ चाइना सी है इंडियन एशियन में, वहाँ पर जो है भारत और एशियन के जो देश हैं उसके बीच जो है मैरिटाइम एक्सरसाइज हो रहा है। और मैरिटाइम एक्सरसाइज में वहाँ की नेवी जो है भाग ले रही है। वहाँ मालदीव में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो भाग ले रहे हैं उसमें बंदरगाहों का भी नाम दिया गया है, जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एक्सिबिशन IMDEX 23, इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहाँ पर। और ये जो AIME है, ये AIME यहाँ पर समझना ये है कि क्या इम्प्रूव करेगा। विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन नेवी, ये इंडियन नेवी के लिए अवसर प्रदान करेगा एंड एशियन नेवीज टू वर्क टुगेदर, और एशियन जो नेवीज़ हैं वो साथ साथ क्लोजली वर्क करेंगी, कंडक्ट करेंगी ऑपरेशन को मैरीटाइम में। मतलब मैरीटाइम को लेकर के दोनों जो देश हैं वो लाभान्वित किए गए थे। और जो IMDEX था वो 1997 में शुरू किया गया था। तो यही सब बात है। इंडिया एंड द मालदीव वर्किंग, और इंडिया और जो मालदीव हैं वो क्लोजली एक दूसरे को वर्क कर रहे हैं। चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं। और चैलेंजेस में जो मैरीटाइम है, सिक्योरिटी को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के, रेडिकलिज्म को लेकर के, ट्रैफिकिंग को लेकर के, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक आपदा है वो सब दोनों देश आपस में शेयर कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर ये देखिए एक बात कही गई, अभी कल ये आर्टिकल में हमने बताया था कि रेसलर गेट सपोर्ट फ्रॉम मोर लीडर रिफ्यूज सिक्योरिटी कवर बाय पुलिस। ये देखिए रेसलर जो है, अभी कल ही बात आई, ब्रजभूषण सिंह जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पुलिस व्यवस्था पर बात कही गई कि उनको जो है गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने रेसलर जो महिला रेसलर्स होती हैं उनके खिलाफ कुछ गलत वर्क किया था, उसको लेकर के भी कल बात कही गई थी कि बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। तो आज जो सपोर्ट है वो मैक्सिमम लीडर्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। और ये जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं अब वो भी इस जंग में महिलाओं के साथ आ गए हैं, जो महिला रेसलर हैं उनके साथ आ गए हैं। पहले क्या था कि केवल और केवल जो कपिल देव थे, सानिया मिर्जा थी, सोशल मीडिया पर केवल उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ये देखिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है, इंडिया लीड्स इन लॉन्ड्रिंग रशियन ऑयल एंड सेलिंग टू यूरोप। इंडिया ने लीड किया है यहाँ पर लॉन्ड्रिंग जो है, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को वैध बनाना। तो इंडिया क्या काम कर रहा है कि रसिया का जो आयल आता है वो आयल अहमदाबाद में जो फैक्ट्री लगी है आयल उसको आयल को वो करने की, उसको रिन्यू करने की, उसमें जो है वहाँ से रसिया से तेल खरीदता है, फिर वहाँ इसको संशोधन करता है, आयल को रिफ़ाइन करता है, फिर रिफ़ाइन करके यूरोप के देशों को भेज रहा है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः बात की गई है कि जो यूरोप के देश सैंक्शन लगाते थे वो सैंक्शन तो इंडिया ने गलत साबित कर दिया, और यह लीड किया है लगभग 5 देशों में। और इसके बाद यह उस जो सैंक्शन रसिया के खिलाफ लगाए गए हैं उसको गलत साबित करते हुए एक किनारे करके यह रसिया से तेल खरीद करके संशोधन कर रहा है जो अहमदाबाद में ऑयल फैक्ट्री लगाई गई है, और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन देशों को। तो ये उसमें उसके संबंध में खबर है। फिर इसके बाद एक खबर आती है, देखिए यहाँ पर वही बात आई गई है, गिविंग सेबी मोर टाइम फॉर अडानी प्रोब में इम्प्ली द इशूज विल गेट ब्यूरेड। ये जो है अभी जो मैंने आर्टिकल में बताया कि सेबी को और अधिक टाइम चाहिए अडानी ग्रुप को, जो है जो अडानी ग्रुप ने वर्क किया है उसको पूरी की पूरी जांच करने के लिए कांग्रेस ने कहा है कि सेबी को और टाइम दिया जाना चाहिए अडानी ग्रुप के खिलाफ। फिर यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट बैन्स 14 ऐप्स इन जम्मू कश्मीर सिटीज़ यूज बाय टेरर ग्रुप।
जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर गवर्नमेंट ने 14 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, क्योंकि वो टेरर आतंकवादियों के ग्रुप के द्वारा यूज किए जा रहे थे। फिर यहाँ पर अभी जो मैंने आर्टिकल में बताया, यस्सी टू हियर प्ले फील्ड बाय मर्डर IAS ऑफिसर विडो ऑन May 8, ये 8 मई को जो है जो अभी मैंने बताया कि गोपालगंज में, बिहार में गोपालगंज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई थी, और बिहार सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया जेल मैनुअल में बदलाव करके उनको जेल से निकालने का, जो वहाँ के सांसद थे आनंद मोहन सिंह, उनको जो जेल से निकालने का बिहार सरकार ने निर्णय लिया है, उसके खिलाफ IAS की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, और उस पर जो सुनवाई होगी वो 8 मई को होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय न्याय पे भरोसा किया जा रहा है, और भारतीय न्याय जो है इसको, इस मैटर को देखेगा तो बात निकल करके सामने आएगी। तो और इसके बाद यहाँ पर जो बात की जा रही है, एक ये आर्टिकल है, यहाँ पर 18 इंडियन अरेस्टेड इन थाईलैंड गैम्बलिंग रेड। हुआ क्या कि 80 भारतीय जो है थाईलैंड में गैम्बलिंग कर रहे थे और वो पकड़ लिए गए। ये थाईलैंड में जो है पकड़ने की बात कही जा रही है। फिर यहाँ पर ये देखिए पार्क है, ग्रीन पार्क में यहाँ पर गैंडे हैं, और इन यहाँ पर जो है गैंडों को दिखाया गया है ग्रीन पार्क में। इसकी सिक्योरिटी की बात कही जा रही है। यहाँ पर एक आर्टिकल बहुत ही, एक जो न्यूज़ है वो बहुत बेस्ट है। यस्सी सेज इट कैन एंड वेट फॉर कॉन्सेंशियल डाइवर्स। फिर आर्टिकल 142 जो बहुत पावरफुल आर्टिकल है, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट का, उसका प्रयोग के लिए फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जो असाधारण तरीके से जो अनुच्छेद 142 है उसका विवेकाधिकार का जो उपयोग है, संवैधानिक जो उपयोग है विवेकाधिकार का, वो कंप्लीट जस्टिस के लिए यूज किया जा सकता है। अगर कोई कपल्स ट्रैप्ड इन बिटर मैरिज, अगर कोई कपल अपनी सहमति से किसी वुमेन को तलाक देना चाहता है और अगर वो शादी नहीं चाहता, एक उसके दृष्टिकोण में वो अच्छी नहीं है, तो जो निचली अदालत होती है वहाँ 6 से 18 महीने लग जाते हैं डिक्लेयर करने में फाइनली। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है तो अनुच्छेद 142 जो सुप्रीम कोर्ट का मेन है उसका प्रयोग करके वो डाइवर्स दे सकते हैं एक दूसरे को आपसी सहमति से। तो यही बात इसमें की गई है, आर्टिकल 142 के प्रयोग की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस था। इसमें न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपको जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक्स पे आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आप लोग करके आइएगा, जहाँ कोई भी समझ में नहीं आता वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। आर्टिकल पसंद एक एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर। जय हिंद, जय भारत।